So we begin with a new chapter, that is the next chapter in environmental biology is ecosystem and energy flow. ठीक है. Now what do you mean by ecosystem? तो हमारा जो हम लोग ने प्रीवियस चैप्टर में भी देखा कि व्हाट इज इकोसिस्टम एंड व्हाट इज बायोम एंड ऑल. तो इकोसिस्टम इज ऑल योर सराउंडिंग. ओके, इट कंसिस्ट ऑफ द लिविंग एंड द नॉन लिविंग. तो ये इकोसिस्टम में जो भी दूसरे कंपोनेंट्स हैं उसके बारे में कुछ पॉइंट्स हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़े, कुछ पॉइंट्स हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. एंड अलॉन्ग विद दैट वी आर गोइंग टू सी ऑल्सो हाउ द एनर्जी फ्लोज इन द इकोसिस्टम एंड हाउ इट इज़ हेल्पिंग द इकोसिस्टम टू सर्वाइव. तो स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन पार्ट में they have asked you, can you recall what is environmental biology? Now talking about environmental biology, तो it is a branch of biology जहाँ पे environmental science में we study and apply the knowledge, like it is a interdisciplinary field बोलते हैं, जहाँ पे knowledge of physics या physical world and biological world and information technology ये सब integrate किया जाता है. इस नॉलेज के बेसिस पे यू ट्राई टू स्टडी द एनवायरनमेंट अराउंड यू एंड ऑल्सो यू फाइंड द सॉल्यूशंस फॉर एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स. ओके, दिस साइंस हैज बेसिकली इवॉल्व्ड या एमर्ज फ्रॉम नेचुरल हिस्ट्री एंड मेडिसिन कमिंग टुगेदर. ओके, देन नेक्स्ट दैट इज एनवायरमेंटल बायोलॉजिस्ट जब ये स्टडी करते हैं दे डू लॉट ऑफ फील्ड वर्क and they try to monitor the systems around, collect samples, water samples, soil samples field में से, and they study it. Now ये जो ecosystem ecology का study है, how is it important? I skip the second question. I'll discuss the third question which is related to this, कि how is this study important for humans? So what is the importance of ecology या study of this environment important for us? ecosystem को जब हम study करते हैं हमको जो भी डेटा मिलता है, दिस डेटा कैन हेल्प अस इम्प्रूव अवर एनवायरनमेंट. इट कैन हेल्प अस टू बैलेंस द नेचुरल रिसोर्सेज विच आर प्रेजेंट एंड इट कैन ऑल्सो हेल्प अस टू प्रोटेक्ट अवर ओन हेल्थ. ओके, ये जो इंफॉर्मेशन है उस इंफॉर्मेशन की वजह से हम लोग फूड प्रोडक्शन बेटर कर सकते हैं, एयर और वाटर पोल्यूशन की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन रख सकते हैं एंड क्लाइमेटिक चेंजेस को कंट्रोल में लाने की कोशिश कर सकते हैं. Another important use of this study for humans is हम लोग in short environment को conserve करने वाले हैं. We are going to protect the environment that is existing which has been disturbed by us in various ways like pollution etc. हम लोग उन सारे problems की solutions को ढूंढते हैं और उसको implement करते हैं. सबसे पहले उन problems को study करते हैं. Then we also see to it कि सारे resources properly use होंगे. There is no excess use of the natural resources like fossil fuels or the forest resource. So we won't allow the wastage of fossil fuels. We will see to it कि जो perishable resources हैं उनका सही quantity में इस्तेमाल हो and they will be conserved for the generations to come. Then हम लोग energy conservation में we'll try to find out the ways of sustainable energy. Okay, we'll try to cut down less number of trees. Okay, and plant more trees. देन रिन्यूएबल एनर्जी में हम लोग दूसरे लाइक सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, ऐसे एनर्जी के बारे में रिसर्च करते हैं. वी ट्राई टू ब्रिंग इट इन इम्प्लीमेंटेशन इन डे टू डे लाइफ. Then we also promote eco-friendliness. We try to live in an eco-friendly manner without disturbing the nature. How we can survive? We try to find out different ways. जैसे हम लोग कंपोस्टिंग करते हैं, गार्बेज हटाते हैं तो एनवायरनमेंट क्लीन रहता है और हमारा भी प्रॉफिट रहता है उसमें बिकॉज वी गेट मैन्योर एंड बायोगैस एक्सेट्रा. सो दैट इज़ वन ऑफ द मेथड्स ऑफ स्टेइंग इन eco-friendly manner. Then next to that is when you are staying in an eco-friendly manner, obviously the environment is getting protected and you are also at a benefit. ये knowledge of ecosystem का हम लोग और एक तरीके से यूज़ कर सकते हैं in prevention of diseases और pest, मतलब जो डिस्टर्बिंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं जो फार्म्स को तकलीफ दे सकते हैं या हमें, तो उन ऑर्गेनिजम्स को हम लोग कंट्रोल में रख सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल बाई स्टडिंग द एनवायरमेंटल बायोलॉजी में वी स्टडी द लाइफ साइकिल ऑफ द इंसेक्ट्स. तो मस्कीटो का लाइफ साइकिल स्टडी करके हम लोग मलेरिया, डेंगू जैसे बीमारियों को कंट्रोल में रख सकते हैं. देन talking about the second question over here, meaning of the term habitat. So we have already studied what is a habitat. Habitat is the dwelling place of the organisms. ठीक है. So next moving forward in this
we'll again talk about the ecosystem and its components. इकोसिस्टम एक सेल्फ रेगुलेटरी, सेल्फ सस्टेनिंग स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर है, दैट इज बायोस्फीयर का हिस्सा है. तो वाई सेल्फ रेगुलेटरी बोला है? क्योंकि खुद ही खुद को बैलेंस कर लेता है. ऐसे देखा जाए तो उसको ह्यूमंस की ज़रूरत बैलेंसिंग के लिए नहीं है. हमने उसको इम्बैलेंस किया, इसलिए हम लोग उसको बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं अभी. बट इट इज़ एक्चुअली अ सेल्फ सस्टेनिंग स्ट्रक्चर, क्योंकि यहाँ पे जो भी बनता है, जैसे प्लांट्स एनिमल्स है, वो एक दूसरे को अपने आप खा के, प्रेडिटर प्रे रिलेशनशिप दिखा के, डिकम्पोजर्स है, ये सारे जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो एक दूसरे को बराबर बैलेंस में रखते हैं और एनवायरनमेंट बैलेंस में ही रहता है. सो सेल्फ सस्टेनिंग स्ट्रक्चर है. इट इज़ अ कंप्लीट फंक्शनल यूनिट है. यहाँ पे सारे फंक्शंस कोऑर्डिनेटेड मैनर में चलते हैं. इसमें दोनों फैक्टर्स है वी नो इन द इकोसिस्टम, द बायोटिक एंड द अबायोटिक कंपोनेंट. बायोटिक इज द लिविंग एंड द अबायोटिक इज द नॉन लिविंग. ये दोनों इंटरैक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ, प्लस अपने आप में ही लिविंग इंटरैक्ट विद द लिविंग एज वेल एज द नॉन लिविंग. तो बायोटिक कंपोनेंट्स जो है व्हेन दे इंटरैक्ट विद ईच अदर एंड ऑल्सो विद द सराउंडिंग एनवायरनमेंट एज वी नो. तो ये स्टडी पूरा हम करते हैं इन इकोसिस्टम की, हाउ दे आर गोइंग टू इंटरैक्ट. वो इंटरैक्शंस अगेन हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़े हैं, उसका इम्पैक्ट क्या है वो भी देखा है. देन हु गेव दिस टर्म इकोसिस्टम? तो टैंसले करके पर्सन है जिसने 1935 में ये टर्म इकोसिस्टम दिया. इकोसिस्टम के अलग अलग नाम क्या है, वो जब यूज़ में थे तो उसकी मीनिंग क्या थी, उसकी डेफिनेशंस क्या थी, ये हमने प्रीवियस चैप्टर में देखा है. सी एनवायरमेंटल बायोलॉजी के तीनों चैप्टर्स इंटरकनेक्टेड है. जो भी तुम यहाँ पे कुछ टर्म्स देखते हो वो प्रीवियस चैप्टर में है और कुछ टर्म्स आगे के चैप्टर से कनेक्टेड रहेंगे. देन नेक्स्ट टू दैट इज इकोसिस्टम साइज में अलग अलग है. हमने देखा छोटा इकोसिस्टम भी हो सकता है, बड़ा भी होता है, एज स्मॉल एज अ पॉन्ड या एज लार्ज एज अ ओशन हो सकता है. अगेन इफ यू कम दिस इज तो एक्वाटिक इकोसिस्टम. इफ आई कंपेयर अबाउट द लैंड या टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, तो एक छोटा सा फार्म लैंड भी एक इकोसिस्टम है, एक बड़ा सा विलेज या बड़ा सा फॉरेस्ट भी एक इकोसिस्टम है. ठीक है, तो एंटायर बायोस्फीयर जो है हमारा वो एक बड़ा सा ग्लोबल इकोसिस्टम की तरह हम कंसिडर कर सकते हैं, जिसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे इकोसिस्टम्स हैं जिनको लोकल इकोसिस्टम्स बोल सकते हैं. जैसे हमने लास्ट चैप्टर में डिफरेंट बायोम्स के बारे में पढ़ा, लैंड बायोम, एक्वाटिक बायोम, फिर डेजर्ट इकोसिस्टम, फिर व्हाट आई कैन से इस टुंड्रा का इकोसिस्टम. मतलब वो अपने अपने अलग अलग एनवायरनमेंट्स हैं, उन सब के बारे में पढ़ा है. तो वो सब एक लोकल इकोसिस्टम्स की तरह है. फिर अर्थ अपने आप में जो एक बड़ा सा इकोसिस्टम इज़ वेरी बिग एंड वेरी कॉम्प्लेक्स टू बी स्टडीड. इसलिए हमारे कन्वीनियंस के लिए हम लोग उसको दो बेसिक कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, दैट इज़ टेरेस्ट्रियल एंड एक्वाटिक, दैट इज़ लैंड एंड वाटर इकोसिस्टम. फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट ये सब टेरेस्ट्रियल में आते हैं. इसके बारे में हम लोग पॉइंट्स प्रीवियस चैप्टर में देख चुके हैं. लेक, वेटलैंड्स, रिवर्स, एस्ट्यूअरीज मतलब खाड़ी, वेटलैंड्स मतलब स्वम्प लाइक एरियाज या जहाँ पे मार्शी एरियाज हैं, जहाँ पे वाटर और लैंड ऑलमोस्ट इक्वल प्रोपोर्शन में है. तो ये जो है ये सब एक्वाटिक इकोसिस्टम में हम पढ़ेंगे, क्योंकि वाटर कंसिस्टेंसीज यहाँ पे ज़्यादा है. देन इकोसिस्टम कैन ऑल्सो बी क्लासिफाइड एज नेचुरल एंड आर्टिफिशियल इकोसिस्टम. अभी हम कुछ यहाँ पे इसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे, क्योंकि लैंड और एक्वाटिक इकोसिस्टम्स के बारे में हम प्रीवियस चैप्टर में पढ़ चुके हैं. तो व्हाट इज़ अ नेचुरल इकोसिस्टम एंड व्हाट इज़ एन आर्टिफिशियल इकोसिस्टम? नेचुरल इकोसिस्टम जो होता है वो अपने आप में बना है, उसमें हम लोग ह्यूमंस का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, एंड दिस नेचुरल इकोसिस्टम इज सेल्फ सस्टेनेबल. फॉर एग्जांपल अ फॉरेस्ट, अ पॉन्ड, a river, whatever it is which is naturally occurring is a natural ecosystem. Okay, what about an artificial ecosystem? For example a farmland, a fish tank. ये सब artificially हमने बनाया ना. agricultural lands did not existed, we have started doing agriculture, so farmlands हमने बनाए हैं. फार्मलैंड अपने आप में इकोसिस्टम है, वहाँ पे सॉइल है, टेम्परेचर है, सनलाइट है, विंड है, नॉन लिविंग थिंग्स. एंड लिविंग थिंग्स आर द क्रॉप प्लांट्स. ओके, उनके ऊपर डिपेंडेंट इंसेक्ट्स, बर्ड्स जो भी है. तो इवन अ फिश टैंक, ये फिश टैंक हम लोग जैसे मिनिएचर ओशन का या वाटर बॉडीज़ का रिप्रेजेंटेशन बनाते हैं. उसमें हम लोग उसमें स्टोन्स रखते हैं, उसमें पानी है, उसमें टेम्परेचर सेटिंग्स करते हैं और उसमें हम लोग अकॉर्डिंगली फिशेस डालते हैं. तो लिविंग एंड नॉन लिविंग दोनों कंपोनेंट्स वहाँ पे है. सो इट इज़ लाइक अ इकोसिस्टम, बट इट इज़ आर्टिफिशियली मेड बाय ह्यूमन, सो इट इज़ आर्टिफिशियल इकोसिस्टम. ओके, इवन एक लार्ज पॉन्ड जो हमने आर्टिफिशियली बनाया है, जो पिस्सीकल्चर के लिए जैसे बना सकते हैं, फॉर रेयरिंग फिशेस, यानी फॉर वो फिशेस का कल्चरिंग करने के लिए. तो इवन दैट लार्ज पॉन्ड इज़ एन आर्टिफिशियल इकोसिस्टम.
इस आर्टिफिशियल इकोसिस्टम में देयर इज रिक्वायरमेंट ऑफ कांस्टेंट इनपुट इन टर्म्स ऑफ एनर्जी एंड मटेरियल वॉट एवर इज देयर इज डन बाय ह्यूमंस बिकॉज वी सप्लाई द फूड, वी सप्लाई द न्यूट्रिएंट्स इन द वेरियस फॉर्म्स, सो दैट इज एनर्जी सप्लाई. और मटेरियल फॉर्म में हम लोग सारा केयर लेते हैं टेम्परेचर सेटिंग्स का, क्वालिटी ऑफ सॉइल एंड वॉट एवर इज देयर. तो दैट्स वाई दिस आर्टिफिशियल इकोसिस्टम इज टोटली मेड बाय ह्यूमंस एंड मेंटेन्ड बाय ह्यूमंस. Now, इस चैप्टर में we are going to study and analyze what is the structure of ecosystem, okay, what components do we study in structure, and in order to appreciate the input, मतलब इस ecosystem में जो भी input आ रहा है that is a productivity है ecosystem का, what is it, we will talk in detail about it. We are going to discuss this part, structure, productivity, फिर energy transfer कैसे होता है, उससे related हम लोग food chain क्या है, food web क्या है, nutrient cycling क्या है, ये सब terms थोड़े थोड़े तुमने स्कूल में भी पढ़े हैं environmental topics में. यहाँ पे हम थोड़ा इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में पढ़ने वाले हैं. फिर आउटपुट में हम लोग इकोसिस्टम के आउटपुट में डिग्रेडेशन कैसे होता है, दैट इज डिकम्पोजिशन, एनर्जी लॉस कहाँ पे होता है, उसके बारे में कुछ पढ़ेंगे. देन वी विल ऑल्सो लुक इन टू रिलेशनशिप्स, द चेन्स एंड द वेब्स, मतलब रिलेशनशिप्स जैसे इंटरेक्शन तो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, थोड़ा बहुत उसी से कनेक्टेड फूड चेन में ये ऑर्गेनिजम्स के बीच में क्या रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है, कौन प्रेडेटर है, कौन प्रे एंड अकॉर्डिंगली, एंड हाउ आर दिस फूड चेन्स और वेब्स फॉर्म्ड, हाउ दे एंड उसमें एनर्जी फ्लो कैसे होता है, ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले